जाइए स्टार्ट करेंगे। हेडिंग बताइए क्या लिखा है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब डायरेक्टिव मतलब डायरेक्शन देना। डायरेक्टिव मतलब क्या होता है? डायरेक्शन देना। मैं आपको डायरेक्शन दे रही हूँ, ठीक है। सरकार तो आप जानते ही हो, ठीक है। इलेक्शन तो देख ही लिया, सरकार बन रही है, समझ ही आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है, जब सरकार अपनी क्या बनाएगी, पॉलिसीज बनाएगी, नई सरकार आएंगी, नई नई पॉलिसीज बनेगी। ये नई नई पॉलिसी कुछ भी बन सकती है। आप खुद सुनना, जब अभी इलेक्शन हो रहा था तो भाषण आ रहे थे सारे, है ना। पॉलिटिक्स में अगर आप देखोगे तो सारी पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने भाषण दे रही थी कि हम ये नया कुछ बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक जनरल बातें क्या होती है, हम सड़क बनाएंगे, बिजली देंगे, ठीक है। अब ये सारी बातें तो अब साइड हो गई है। अब तुमने सुना होगा भाषण में कि हम हर महीने आपके खाते में 8,000 रुपए डाल देंगे। जैसे अभी यहाँ पे तुमने एमपी में देखा होगा कि 2,000 रुपीज पर मंथ मिल रहा है। लाडली बहन योजना, पता नहीं, योजना योजना मतलब सारी पॉलिसी रूल्स रेगुलेशन, ठीक है। तो स्टेट जब भी क्या बनाता है, पॉलिसी, सरकार जब भी अपनी क्या बनाती है, पॉलिसीज बनाती है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि भैया हम आपको ना डायरेक्शंस दे रहे हैं कि आपको अपनी पॉलिसी कैसी बनानी चाहिए। अगर आप अपनी पॉलिसीज इन तरीकों से बनाओगे, जो डायरेक्शन हमें दिए, जो गाइडलाइन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो चीजें हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है आपकी सरकार बहुत अच्छे तरीके से चले और नेक्स्ट टाइम जब ये 5 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो वापस से आपकी सरकार आ जाए। अगर आपने हमारे डायरेक्शन माने तो वेरी गुड, अगर आपने हमारे डायरेक्शन नहीं माने तो कुछ हो नहीं सकता है। नेक्स्ट 5 इयर्स के बाद जनता देखेगी और अपने हिसाब से वोट देगी। लेकिन जनता तो हमारी मासूम है, ठीक है। उन्हें तो बस पैसे का लालच दे दो, ठीक। पैसे का लालच दे दो, पॉलिसी नहीं नहीं। अब चीजें धीरे धीरे चेंज हो रही है, आपने अभी के इसके इलेक्शन में ऐसा देख ही लिया। तो कुल मिलाकर यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। कुछ स्टेट पॉलिसी की लिस्ट बता रही हूँ यहाँ पे, इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल की पूरी लिस्ट है, बस ऊपर ऊपर से अभी बता रही हूँ जस्ट फॉर नॉलेज की पॉलिसी किस टाइप की बनती है। इन्होंने साफ साफ बोला, पॉलिसी आप इस तरीके से बनाना कि क्या हो, जनता का क्या हो, वेलफेयर हो। तो पॉलिसी बनाते वक्त हमेशा ध्यान रखना, जनता जनता की भलाई होनी चाहिए। नेक्स्ट, पॉलिसी आपको इस तरीके से बनाना है कि क्या हो, मेन और वुमेन में क्या हो बच्चा, इक्वालिटी हो, ठीक है। उनके राइट्स इक्वल हो, ओनरशिप कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज। जब भी आप पॉलिसी बनाओगे, फॉर एग्जांपल बजट पास होता है, तो जब बजट पास होता है तो भाई सरकार जिसकी, फॉर एग्जांपल बीजेपी की सरकार है, बजट पास हुआ है, तो हर स्टेट को क्या दिया जाता है, बजटिंग का एक अमाउंट दिया जाता है। फॉर एग्जांपल एमपी, एमपी बहुत बड़ा है तो यहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से कुछ एक बजट दिया जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र पॉपुलेशन के हिसाब से बजट दिया जाएगा, गोवा थोड़ा छोटा है तो पॉपुलेशन के हिसाब से कम दिया जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे कह रहे हैं कि जब भी आप पॉलिसी बनाओगे ना, तो पॉलिसी बनाते वक्त चीजों को फेयर तरीके से डील करना। पॉलिसी बनाते वक्त आपको भेदभाव नहीं करना है, इक्वालिटी रखना है। पॉलिसी बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है, डज नॉट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वेल्थ, किसी एक ही स्टेट को पूरा पैसा नहीं देना है। पॉलिसी बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मेन एंड वुमेन। अगर कोई लड़का काम कर रहा है, उसे अगर आप 1 लाख देने की पॉलिसी बनाते हो, तो वही काम अगर लड़की भी कर रही हो तो उसे भी 1 लाख देने की ही पॉलिसी बनाना। आप पॉलिसी बनाते वक्त चीजों को फेयर तरीके से रखना। अदरवाइज जो वोटिंग आप देख ही रहे हो, अदरवाइज तुमने सुना ना, महिला वोट्स क्या हो गए, खुश नहीं है तो उन्होंने अगेंस्ट में दिया है। आपने ये सारी बातें सुना होगा। या फिर आपने सुना होगा कि आप रिलीजन्स के बिहाफ में अगर कोई पॉलिसी किसी के अगेंस्ट बना देते हो, फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे सिख खुश नहीं है, सरदार खुश नहीं है आपके डिसीजन से, हिंदू खुश नहीं है, मुस्लिम खुश नहीं है आपके डिसीजन, क्रिश्चियन खुश नहीं है, तो आप ऐसी चीजें मत करिए जो आपके अगेंस्ट जाए। तो हम आपको बस डायरेक्शन दे रहे, हम आपको क्या दे रहे, बस डायरेक्शन। हम आपको क्या दे रहे, सजेशन। मानोगे तो नेक्स्ट 5 ईयर के बाद आपको वोट अच्छे मिलेंगे। तो हम पॉलिसी में बस आपको क्या कर रहे हैं, सजेशन देना चाह रहे हैं। कंपलसरी नहीं है हमारी बात मानो, कंपलसरी नहीं है हमारी बात मानो, लेकिन इट इज जस्ट अ सजेशन, मानोगे तो अच्छी बात है। हेल्थ और स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, फैक्ट्रीज में वर्कर्स काम करते हैं, उनकी हेल्थ को लेकर आप पॉलिसीज बनाई है। आपने नोटिस किया होगा अभी नितिन गडकरी ने स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। पुराना हो गया वैसे स्टेटमेंट, कि जितने भी जो ट्रक है वो विदाउट एसी अब नहीं होंगे। आप खुद जानते हो बच्चा कितनी गर्मी चल रही है, इस गर्मी में ट्रक चलाना सोचो, दिन भर सुबह शाम रात पूरे टाइम ट्रक चलाते। साफ बोल दिया है कि अब कोई भी ट्रक बिना एसी का नहीं होना चाहिए। भाई वो जो ट्रक ड्राइवर अगर इतनी गर्मी में काम कर रहा है तो भाई जहां ड्राइविंग सीट में
कितना कितना गर्म होता होगा, तो एसी रहेगा तो उसके लिए भी थोड़ा सा आराम हो जाएगा। तो ऐसी पॉलिसीज बनाना कहीं ना कहीं क्या होगा, बच्चा उनके हित के लिए काम कर रहे हैं अपन। तो जब फैक्ट्रीज में भी लेबर्स अगर काम कर रहे हो तो आप कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाइए कि भाई, आप फॉर एग्जांपल अगर कोचिंग इंडस्ट्रीज की बात करूँ तो कोचिंग इंडस्ट्रीज के रूल्स रेगुलेशंस क्या बोलते हैं, आपने देखा होगा एक फायर एक्सटिंग्विशनर होता है, अगर आग लग जाए, ठीक है। एक बार एक जगह कोचिंग इंडस्ट्रीज में ऐसा हुआ था कि तीसरे या फोर्थ माले में क्लासेस लगती थी, आग लग गई थी, जाने का रास्ता ही नहीं था, एक ही रास्ता था। तो रूल्स रेगुलेशन क्या बोलते हैं भाई कोचिंग इंडस्ट्रीज में, कि भाई आपकी क्लासेस ऐसी जगह पे होंगी जहाँ पे दो रास्ते होंगे, प्रॉपर निकलता है रूल्स रेगुलेशन, नोटिफिकेशन निकलता है, नगर निगम की टीम आकर देखती है। अब देखो प्रैक्टिकल लाइफ फिर एकदम ही डिफरेंट हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आईटेक्स की बात करूँ तो दो रास्ते हैं, एक यहाँ पे रास्ता और एक उस साइड भी रास्ता है। तो टू वे बना के रखा है कि अगर यहाँ पे कोई दिक्कत आई तो बच्चे वहां से निकल जाए। उस कोचिंग में ऐसा हुआ था कि भाई एक ही रास्ता था, वहीं पे आग लग गई, बच्चों के पास कोई स्कोप नहीं था, नीचे कूदना है तो वैसे भी मरना है और आग लग के वैसे भी मरना है। तो ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए जिससे चीजें क्या हो जाए और बेटर हो जाए। तो यहाँ बस ये कह रहे हैं हेल्थ का ध्यान रखना है, स्ट्रेंथ का ध्यान रखना है, किसका, वर्कर्स का। चिल्ड्रन इज नॉट एब्यूज, ध्यान रखे कि भाई बच्चों को यूज ना किया जाए, मिसयूज ना किया जाए। फैक्ट्रीज में जबरदस्ती काम करने के लिए डाल दिया जाता है। आप लॉ इतने स्ट्रांग बनाइए कि ऐसा होए ना, पनिशमेंट इतनी स्ट्रांग दीजिए कि लोग वो गलत काम करने में 10 बार सोचे। चाइल्डहुड यूथ प्रोटेक्ट अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन, ये वही एक्सप्लॉइटेशन की बात करें। आपकी पॉलिसीज इस तरीके से होनी चाहिए कि कोई भी आपके रूल्स रेगुलेशन को ब्रेक ना करे। सिक्योर द ऑपरेशन ऑफ द लीगल सिस्टम, प्रमोट जस्टिस, आपको हमेशा जस्टिस को प्रमोट करना है। ऑर्गेनाइज करिए, किसे ऑर्गेनाइज करिए, विलेज पंचायत। हम नहीं चाहते कि वहां पे मनमाने तरीके से चीजें हो। फॉर एग्जाम्पल आप शहरों की बात करो तो कोर्ट कचहरी है, लेकिन विलेज पंचायत में है ना, तो जो पंचायत है, जो सरपंच बना घूम रहा है, तो भाई वो भी सही डिसीजन लेने वाला होना चाहिए ना। तो आप अपने सिस्टम स्ट्रांग बनाइए। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, हेडिंग बताओ क्या लिखा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सरकार जब अपनी पॉलिसीज बनाएगा तो पॉलिसी बनाते वक्त हमारे प्रिंसिपल्स को ध्यान रखे। अगर कोई भी उस सरकार हमारे प्रिंसिपल्स को ध्यान नहीं रखता है तो क्या उसके अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे, नहीं। ये डायरेक्शंस है, इट इज जस्ट अ सजेशन, इट इज जस्ट अ गाइडलाइन। सरकार मानेगी तो नेक्स्ट टाइम इलेक्शन में फिर से वो जीत जाएगी। सरकार अगर नहीं मानेगी तो कोई कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकता, सबकी सरकारों की मर्जी है कैसे भी वो पॉलिसी बनाए। तो वोट देकर हम ही ने एक्चुअल में उन्हें चुना है ना, कि वो अच्छा काम करेंगे। अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहे तो बच्चा हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नेक्स्ट टाइम इन सारी चीजों को कंसीडर करें। लेकिन इसको लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते। तो आ जाइए, फंडामेंटल राइट कहां दे रखा है, पार्ट थर्ड। तो जरा मुझे बताइए कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल आर्टिकल कितने हैं, 395, और पार्ट कितने, 22 पार्ट। तो जो थर्ड वाला पार्ट है उसमें क्या दे रखा है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। ऑलरेडी जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, अभी हमने स्टार्ट किया है क्या, पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या दे रखा है, पार्ट 4 में क्या दे रखा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। एग्जाम में पूछा जा सकता है फंडामेंटल राइट्स किस में है, फंडामेंटल राइट्स किस में है, पार्ट थर्ड में। और उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल पढ़ रहे तो वो किसमें, पार्ट 4 में। यहाँ पे आर्टिकल 36 से लेके 51 तक हम कंटिन्यूसली पढ़ेंगे। साफ साफ इन्होंने बोल दिया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, इट इज गाइडलाइन। लेकिन गाइडलाइन किसके लिए, सरकार के लिए, टू लीड दी कंट्री। सही तरीके से अगर कंट्री को चलाना है तो पॉलिसी बनाते वक्त इन बातों का ख्याल रखेंगे। किन बातों का ख्याल रखेंगे, सीधा मैंने आपको कहां बताया, इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये पूरी लिस्ट दे रखी है, किन किन बातों का ख्याल रखेंगे। कुछ बातें अभी हमने फटाफट पढ़ ली। स्टेट टू सिक्योर दी सोशल ऑर्डर, हमें हमेशा सोशली देखना है, हमें लोगों के वेलफेयर के लिए सोचना है, ठीक है। सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिसी स्टेट फॉलोड बाय द स्टेट, सरकार को इन बातों का ख्याल रखना है, क्या, जो अभी मैंने आपको बताया कि मेन वुमेन दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट देना। ओनरशिप कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज एंड द कम्युनिटी आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या लिखा है, कॉमन गुड्स। आपको जो रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करना है, ध्यान रखना है भाई, आपको नेसेसिटी के हिसाब से, नीड के हिसाब से देखना है। ये वाला तो समझ में आ गया, किसी एक को पूरा बजट का पैसा मत दो। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, अगर दोनों एक जैसा काम कर रहे, इक्वल काम के लिए क्या करना है, इक्वल काम के लिए आपको क्या करना है, हमेशा इक्वल पे करना है, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, हेल्थ और स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर चिल्ड्रंस नॉट अब्यूज, वर्कर्स को भी अब्यूज ना किया है। आप थोड़ा सा नोटिस करिए, ओवर टाइम होता है फैक्ट्रीज में, तो लॉज बोलते हैं ओवर टाइम के लिए आपको जस्ट डबल पैसा देना पड़ेगा, लॉज ऐसे बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 1 घंटे के लिए 100 रुपए मिल रहा है, एक लेबर को 1 घंटे के लिए कितना मिल रहा है,
100, तो वो 8 घंटे काम कर रहा है तो कितना मिलेगा 800। लेकिन जस्ट वो अगर क्या करता है, ओवर टाइम करता है, तो आपको डबल देना पड़ेगा। उसने 1 घंटा काम किया तो उसे कितने देने पड़ेंगे, 200 रुपए देने पड़ेंगे। तो लॉज ऐसे बने हैं, पॉलिसीज ऐसी बनी है कि आपको ये करना पड़ेगा। तो सरकार अगर अपनी पॉलिसी को लेकर स्ट्रिक्ट रहेगी ना, तो कहीं ना कहीं भला वर्कर्स का होगा। तो साफ बोल दिया, वर्कर को अब्यूज ना किया जाए, बच्चों को अब्यूज ना किया जाए। अब्यूज मतलब क्या है, मिसयूज ना किया जाए। ठीक है, चलिए। चाइल्ड यूथ प्रोटेक्ट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, सिक्योर दी क्या, ऑपरेशन ऑफ दी लीगल सिस्टम। आपको अपने लीगल सिस्टम को भाई बचा के रखना है ना। हम कहते हैं ना सरकार बिकी है, सरकार बिकी, तो हम ये ना बोले कि भैया जस्टिस भी बिका है, जजेस भी बिके हुए। तो ऐसी बातें ना हो, हमें हमारे सिस्टम्स को इतना स्ट्रांग रखना है कि ऐसे सवाल ना उठे, जस्टिस में सारे काम हो। चलिए, हमें क्या करना है, अपनी विलेज पंचायत को क्या करना है, और ऑर्गेनाइज करना है। देन क्या लिखा है, सिक्योर करना है राइट टू वर्क एंड टू एजुकेशन। हर किसी का राइट है काम करने का, एजुकेशन लेने का। उन सारे राइट्स को बचाने के लिए बेस्ट ट्राई करे हमारी सरकार, इस तरीके की पॉलिसीज बनाए। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्या है, प्रोविजन किससे रिलेटेड बनाए, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन वर्क, या फिर क्या लिखा है, मर्टिनिटी रिलीफ की बात हो रही है। मर्टिनिटी रिलीफ किसकी बात हो रही है बच्चा, विमेंस की बात हो रही है। अगर वो प्रेग्नेंट है, वो अगर काम कर रही है, तो थोड़ी सी उन्हें वैसे सर्कमस्टांसेस मिले। ठीक है, हाँ, लीव भी मिलती है और प्रॉपर कंडीशन। फॉर एग्जांपल अगर कोई लेडी है जो फैक्ट्रीज में काम कर रही है, जब तक वो प्रेग्नेंट है वो हार्ड वर्क करे, लेकिन अगर वो प्रेग्नेंट है तो थोड़ा सा उसे लाइट टाइप का काम दीजिए। बहुत आप हेवी वेट उसे उठाने को मत बोलिए, क्योंकि पूरे से वो घर में बैठ जाए वो भी उसे पसंद नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहती कि भाई इसका उसे डिसएडवांटेज मिले। स्टार्टिंग के मंथ्स में काम किया जा सकता है, एंड जब आता है तो आप उनको लीव दे दो। फिर जब बेबी हो जाता है तो कुछ टाइम का ब्रेक, वापस से वो आकर अगर ज्वाइन करती है, तो होता क्या है कि फैक्ट्रीज में, जो बड़ी फैक्ट्रीज होती है जिसमें विमेंस का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता है, तो कुछ रूम्स वगैरह भी, वे वेरी गुड, क्रेचर्स भी कुछ ऐसे टर्म यूज करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे रूम्स अवेलेबल होते हैं जिसमें बच्चे का भी मेंटेनेंस अलग तरीके से हो रहा था। तो जितनी बड़ी फैक्ट्रीज उतने बड़े लॉज रूल्स रेगुलेशन उन्हें फॉलो करने पड़ते। एग्जीक्यूटिव में तो बहुत डिटेल में आप पढ़ोगे कि लेबर्स के लिए क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं। जैसे मैंने आपको ओवर टाइम बताया, जैसे मैंने आपको मर्टिनिटी रिलीव बताया, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में लॉज बने हुए हैं। तो सरकार को बस ये बोले कि आपको थोड़ी सी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनानी है ताकि वर्कर्स के फायदे के लिए हो जाए, तभी तो जाके आप अपने सरकार, ये जो सरकार है हमारे देश को ज्यादा बेटर तरीके से चला पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, सिक्योर और गुड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ टू ऑल टाइप्स ऑफ वर्कर्स। देन क्या लिखा है, सिक्योर, क्या सिक्योर करना, पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द अंडरटेकिंग। अक्सर आपने सुना है एक टॉप लेवल होता है, एक मिडिल लेवल होता है, और एक क्या होता है, लोअर लेवल। तो हमें लोअर लेवल अगर आइडिया दे रहा है तो भाई उनकी बातें सुनो ना, उन्हें भी मैनेजमेंट में इन्वॉल्व करो, वो हमें बेटर आइडियाज, बेटर सजेशंस, ओपिनियंस दे सकते, तो उनका भी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए। प्रोवाइड करो, क्या प्रोवाइड करो, यूनिफॉर्म सिविल कोड। देन फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करो सारे बच्चों को अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन आपको पॉलिसीज इस टाइप की बना देनी है कि ये फंडामेंटल राइट्स अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट हो सके। ठीक है, नेक्स्ट, प्रमोट, किसे प्रमोट कर रहे हैं, एजुकेशन या फिर इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसका, शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब या फिर वीकर सेक्शन। नेक्स्ट, रेस करो क्या, लेवल ऑफ द क्या, मिड डे स्कूल समझते हो, मिड डे स्कूल। चलिए, तो यहाँ पे बस ये कह रहे हैं कि लेवल ऑफ न्यूट्रिशन और द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इंप्रूव द पब्लिक हेल्थ, हमें इन सब में काम करने चाहिए। मतलब हमारी सरकार की पॉलिसी इस तरीके से बनी होनी चाहिए। देखो, पॉलिसी बनाना है, अब सरकार को हमने सजेशन दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने सरकार को क्या दिया, ये सजेशन कि प्लीज पॉलिसी बनाते हुए इन बातों का ख्याल रखो। सरकार फॉलो करेगी तो अच्छी बात, सरकार नहीं फॉलो करेगी तो क्या, क्या फंडामेंटल राइट की तरह क्या केस कर सकते हो, नहीं। बस आप क्या करोगे, इलेक्शन का वेट करना, वोट के थ्रू जवाब देना है। ठीक है, गिरा दो सरकार। चलो, फिर क्या लिखा है, सरकार को क्या ध्यान देना चाहिए, एग्रीकल्चर, और क्या देना चाहिए, एनिमल हस्बेंड्री। अब आपने 12th में पढ़कर आए हो कि भाई हमेशा एग्रीकल्चर ही का आपको एक सब्सिट्यूट तो ढूंढना पड़ेगा ना, बस खेती किसानी से कुछ नहीं होने वाला, उसका सब्सिट्यूट भी है, तो प्लीज इनमें भी ध्यान दीजिए। प्रोटेक्ट करिए, किसे प्रोटेक्ट करिए, एनवायरमेंट। ठीक है, अभी नितिन गडकरी का ही एग्जाम्पल दूंगी। ठीक है, ईवी लेकर आ गए अपन, एनवायरमेंट का कंसर्न है हमें। कुछ टाइम बाद आप देखना डीजल वाली गाड़ियां खत्म होती जाएंगी। ठीक है, डीजल पेट्रोल ईवी, डीजल बहुत ज्यादा खराब एनवायरमेंट को करता है, फिर उसके बाद पेट्रोल करता है। ठीक है, तो अब ईवी सारी चीजें आ गई ना, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं जिससे हम अपने एनवायरमेंट को बचाएं। तो पॉलिसी बनाते वक्त ध्यान रखिए, किन किन बातों का ध्यान रखिए, एनवायरमेंट, टू सेव, किसे सेव करना है, फॉरेस्ट। अगर मैं अभी यहाँ पे की बात करूं, आप नागपुर साइड जाते वक्त पेज वाला जो एरिया पड़ता है, तो आपने देखना एक प्रॉपर हाईवे, प्रॉपर कितने कुछ 10
कितना कुछ किलोमीटर से, 12 किलोमीटर है। आप देखना कि एक प्रॉपर उन्होंने जो हाईवे बना के रखा है, जंगल जो प्रॉपर है, ये जैसे फॉर एग्जांपल ये जंगल है, ठीक है, इस जंगल के ऊपर उन्होंने पूरा जंगल पूरा पहाड़ काटा नहीं है, उसके ऊपर साउंड प्रूफ हाईवे बना के रखा है। यहाँ पे ऐसे उन्होंने ग्रीन कलर की एक प्रॉपर साउंड प्रूफ बना के रखा है, ताकि जंगल के जो एनिमल्स है ना, जानवर है, इधर से उधर आसानी से नीचे से चले जाए। तुम तो जानते हो ट्रक भाई कितना शोर करके जाता है, ये व्हीकल्स कितने शोर करते हैं। तो एनवायरमेंट फॉरेस्ट का ख्याल रखा है, फॉरेस्ट बर्बाद ना हो। वहां के बेचारे जो एनिमल्स है, फॉर एग्जाम्पल अगर सड़क बीच से नीचे से ही बना देते तो वो सड़क क्रॉस करके जाते, एक्सीडेंट होते, वो उनका भी जंगल डिवाइड हो जाता। तो अब जंगल डिवाइड नहीं है, वो नीचे से इधर उधर जा सकते हैं, और उन्हें वो साउंड भी परेशान नहीं करेगा कि भाई हम ये कहाँ आ गए। तो एक्चुअली में ये सारे स्टेप्स उठाए गए हैं, क्यों उठाए गए हैं, ताकि हम क्या करें, क्या करें, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, और क्या लिखा है, वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब ना करें। तो पॉलिसी बनाते हुए इन सारी बातों का ख्याल रखेंगे तो हमें भी लगेगा हाँ यार सरकार ने कुछ अच्छा किया। ठीक है, चलिए। तो प्रोटेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे उन्होंने बोला जो भी हमारे मॉन्यूमेंट्स, जितनी भी इंपॉर्टेंट हेरिटेज वाली जो चीजें, हमें उसे बचाना चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल आप ताजमहल को देख लो, इतना इतना ब्यूटीफुल है, हमें बचाने के लिए उसे करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे किलास बने हुए हैं, ठीक है, उन सबको हमें बचाने के लिए हमारा बेस्ट ट्राई करना चाहिए। कुछ ऐसी प्लेसेस हैं, कुछ ऐसी नेशनल इंपॉर्टेंस वाली चीजें हैं, तो पॉलिसी बनाइए ताकि इन सारी चीजों को क्या कर सके, है ना, बर्बाद होने से हम बचाए जाए। नेक्स्ट, स्टेट मस्ट सेपरेट, क्या लिखे है, एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी। जुडिशरी को हमेशा अलग ही रखो। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, तीन पिलर्स थे। पहला क्या था, लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम बताओ जरा, लॉ बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम इंप्लीमेंट करना। जुडिशरी का पनिश करना अगर कोई भी लॉ को ब्रेक कर रहा है। तो इन्होंने बोला कि भाई तुम एग्जीक्यूटिव को ना जुडिशरी से अलग ही रखो, मत इन्वॉल्व करो, ताकि वो फेयर तरीके से पनिश कर सके गलत इंसान को। नेक्स्ट, जो भी इंटरनेशनल मैटर्स है प्रमोट करो, उसमें शांति, है ना, सिक्योरिटी, शांति मेंटेन करके रखना, भाईचारे की भावना रखना है आपको। समझ में आया क्या चल रहा है। बीच में एक चीज रह गई है, ये वाला पोर्शन। पहले बताओ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल समझ में आया, उसकी इंपॉर्टेंट पॉलिसी समझ में आया, लॉजिक समझ में आया। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, एक तरफ फंडामेंटल राइट, एक तरफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ज्यादा इंपॉर्टेंस कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको दिया, फंडामेंटल राइट को। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स किसके लिए बने हैं, जनता की भलाई के लिए, सिटीजन्स के लिए बने हैं। ठीक है, आपको आपका राइट दिया गया है, अगर ये छीन लिया किसी ने, इन्फ्रिंज कर दिया, तो कहां जाना है, सुप्रीम कोर्ट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल किसके लिए बने, सरकार के लिए। सरकार को बोला भाई सुनो, तुमको गाइडलाइंस, ये गाइडलाइंस किसके लिए बनी है, सरकार के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन ने साफ बोला सरकार तुमको फॉलो करना ही है, तुम फॉलो करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, नहीं फॉलो करेंगे तो कोई आप पे केस फाइल नहीं करने वाला। तुम्हें बस हम कहाँ कब बताएंगे, जब इलेक्शन होगा तब बताएगी, वो भी कौन बताएगी, जनता बताएगी। तो फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को मिले, डायरेक्टिव प्रिंसिपल किसके लिए, सरकारों के लिए, गवर्नमेंट के लिए, उनकी पॉलिसी बनाते हुए उन्हें ये ध्यान रखना है। बात समझ में आ गई। फंडामेंटल राइट्स आपके हैं, आपको कंपलसरी मिलेंगे। आपको कि नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए फंडामेंटल राइट्स, आपको जबरदस्ती पकड़ाए जाएंगे, आप उसे वेव नहीं कर सकते, आप उसे छोड़ नहीं सकते, उसे गिव अप नहीं कर सकते। लेकिन स्टेट पॉलिसी के लिए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो उन्हें छोड़ सकते हैं। तो हम भी उनको कब बताएंगे, इलेक्शन के टाइम पे बताएंगे। बात समझ में आए। तो ये एक तरीके से क्या है, ऑप्शनल है, और फंडामेंटल राइट्स एक तरीके से क्या है बच्चा, कंपलसरी है। क्या बात समझ में आ रही है, पक्का। चलिए, फिर जब हमने ये पढ़ा, यहाँ पे वही सारी घिसी पिटी चीजें बताएंगे। आ जाओ, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, नॉट एनफोर्स इन द कोर्ट, अभी तो मैंने आपको बताया, अगर सरकार ने इन पॉलिसीज को नहीं माना, इन गाइडलाइंस को नहीं माना, तो क्या केस कर सकते हो, नहीं। डायरेक्टिव आर नॉट एनफोर्स इन द कोर्ट, आप कोर्ट में इन मैटर को खींच नहीं सकते, इलेक्शन में बताओगे। एक ही चीज को अलग अलग तरीके से बता रहे। डायरेक्टिव रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट बाय द लेजिस्लेचर, कौन होता है लेजिस्लेशन, लेजिस्लेचर, लॉ बनाने वाला। इन्होंने कहा इंप्लीमेंट करेगा लेजिस्लेशन, नाइदर द स्टेट नॉर द इंडिविजुअल कैन वॉयलेट एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉ। इन्होंने कहा कि भाई जो ऑलरेडी जो लॉज बनाए उनको ब्रेक नहीं करना, उन्हें वॉयलेट नहीं करना। वॉयलेट मतलब क्या होता है, तोड़ना, उन्हें ब्रेक नहीं करना है, एडिशनल चीजें और बनाते जाइए। पता चला एक पॉलिसी, एक लॉ को फॉलो करने के चक्कर में दूसरा तोड़ रहे हो, ये नहीं करना है। ठीक है, चलिए। डायरेक्टिव डू नॉट टेक अवे लेजिस्लेटिव पावर फ्रॉम द एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर। डायरेक्टिव भैया दूसरे की पावर नहीं ले सकता है। ठीक, कोर्ट कैन नॉट डिक्लेयर एनी लॉ एज अ वॉइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द कॉन्ट्रावेन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। कोर्ट भी, जब हमने बोला कि आपको लगा कि सरकार ने पॉलिसी नहीं मानी, तो क्या आप कोर्ट के पास जा सकते हो,
तो कोर्ट भी अलग से खुद से केस फाइल कर सकता है क्या? नहीं। कोर्ट नहीं बोलेगा कि सरकार तुमने ना ये पॉलिसी फॉलो नहीं करी, तो एक काम कर, तो मैं आप पे केस करवा देता हूँ। कोर्ट भी नहीं करेगा ना, कोर्ट यहाँ पे आएगी ना जनता यहाँ पर आएगी, कोई इनको इंटरफेयर नहीं करेगा। सीधा हम जवाब कहाँ देंगे? इलेक्शन में, या फिर हम बीच में ही सरकार अगर चाहो तो गिरवा भी सकते हैं। ठीक है, चलिए। कोर्ट नॉट कंटेम्प्ट टू कंपेल, कोर्ट सरकार को भी नहीं कहेगी कि भाई जबरदस्ती कि तुम फॉलो करो। यहाँ पे सरकार की अपनी खुद की मर्जी है, फॉलो करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। समझ में आ रहा है? एक ही बात को अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं। देन इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, आखिरी लाइन भी यही, किसकी ड्यूटी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्टेट की, कि भाई वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फॉलो करे। समझ में आ गया? तो क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल समझ में आया? ठीक। फंडामेंटल राइट समझ में आया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल समझ में आया? चलिए कंफ्यूजन और बढ़ाते हैं। ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट अलग है और फंडामेंटल ड्यूटी अलग है। राइट आपको मिले हैं, ड्यूटी क्या होंगी? कुछ काम करने भी तो पड़ेंगे, बस हमेशा फायदा ही फायदा मिलेगा, कुछ काम भी करने पड़ेगा। ठीक है। ड्यूटी बहुत जनरल चीजें है बच्चा। जब अगर आपका नेशनल एंथम चल रहा है तो आपको क्या करनी चाहिए? खड़े हो जाने चाहिए, दैट मीन्स रिस्पेक्ट देनी चाहिए, वो ये कह रहे। ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर यही बोला जा रहा है कि भाई आपकी कुछ ड्यूटीज है। क्या लिखा है? आर्टिकल नंबर याद रखना है। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ है? 51A। अगर ए है तो दिमाग में क्या क्लिक होता है? अमेंडमेंट के बाद अलग से आया, मतलब स्टार्टिंग से नहीं था। ठीक है। 51A अल्फाबेट आ गया है ना, ABCD कैप्स में आ गए। ठीक है, तो समझ जाना पहले कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, धीरे धीरे जैसे जैसे जरूरत लगी बाद में एड ऑन किया गया। ठीक है, एड ऑन करी। फंडामेंटल राइट्स पहले से थे, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तुरंत 1950 में तो फंडामेंटल राइट्स थे, ड्यूटीज बाद में अमेंड की गई। अभी अमेंडमेंट की पूरी लिस्ट पढ़ना है ना अपन को, सब आएगा वहां पर बताएगा। हाँ नहीं लेकिन जमाना, हाँ क्या होता है ना, लॉ बनाते वक्त हम, आज अगर मैं एक नया लॉ बनाऊंगी तो जरूरी नहीं है कि वो आगे 5 साल भी वैसे ही चले। 5 साल बदल गया है ना, तो जमाना जैसे जैसे बदलता जाएगा लॉ भी बदल कर एड ऑन होता जाता है। जब हमें लगता है कि यार बहुत ही बदल गया है तो हम फिर पूरा का पूरा बदल देते हैं, अदरवाइज छोटा छोटा एड ऑन करते हैं। जैसे मैं कंपनीज एक्ट का एग्जांपल दूंगी। कंपनीज एक्ट पुराना वाला क्या था? 1956। छोटे 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 अमेंडमेंट आ रहे थे, लेकिन हमें लगा कि यार एकदम ही बदल गया है, तो अब हम क्या करेंगे? 2013 ले आए हम, तो हमने पूरा ही फिर एक्ट बदल दिया छोटे। और अभी क्या चल रहा है? छोटे छोटे अभी अमेंडमेंट आ रहे हैं। अभी 2013 के नाम से फेमस है, आज 2024 में कुछ नई बातें ऐड ऑन हो जाएंगी 25 में। लेकिन अगर लगेगा यार बहुत ही बदल गया है जमाना, तो अब हमें एक्ट को ही बदल देना चाहिए, तब फिर एक बड़ा स्टेप लिया जाता है। ठीक है, तो अभी छोटे छोटे अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन में काम चल रहा है। चलिए, तो 51A क्या बताता है? फंडामेंटल ड्यूटीज। चलिए, सबसे पहला अबाइड मतलब होता है फॉलो करना। टू अबाइड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट आइडल्स, और क्या लिखा है? इंस्टीट्यूशन, और क्या लिखा है? नेशनल फ्लैग, और क्या लिखा है? नेशनल एंथम। भाई साफ साफ बोला है आपको रिस्पेक्ट देनी है। किसको? कुछ आइडल्स थे, कौन थे? जिन जिनको रिस्पेक्ट मिली है, अगर पूरी हिस्ट्री उठा के देख लो, गांधी जी इन सबको मिली है, इतनी इंपॉर्टेंस मिली कि आज भी आपके नोट में वही छपे हुए हैं, है ना। फिर उसके अलावा भी जो भी फ्रीडम फाइटर्स लोग थे उन सबको, तो कुल मिला के यहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई रिस्पेक्ट दीजिए। आज इतना फ्री घूम पा रहे हो ना, ठीक है, नो वन कैन परफेक्ट, सब में अच्छी बातें थी, सब में बुरी बातें थी, लेकिन हाँ स्टिल उन्होंने ही हमें आज यहाँ पे इतनी आजादी से, तो जिन्होंने ये सारी चीजें की है तो प्लीज उनको रिस्पेक्ट दीजिए, हमारे फ्लैग को दीजिए, हमारे नेशनल एंथम को दीजिए। ये सब ड्यूटीज है, कर पाओगे ना? ये कर लोगे ना? नॉर्मल करते आए हैं, वेरी गुड। चलो, क्या लिखा है? चेरिश एंड फॉलो, क्या फॉलो करना है? वही नोबल आइडल्स की बात हो रही है पूरी लिस्ट। ठीक है, विच इंस्पायर्ड आर नेशनल फ्रीडम फाइटर्स की बात हो रही है कुल मिला के। ऊपर तो फिर भी उन्होंने बहुत सारी चीजों की बात करी, ठीक है, ऊपर नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम की बात हो रही है, यहाँ पे उन्होंने कहा वो सारे लोग, ठीक है, कुछ लोग साउथ से भी बिलोंग करते हैं, ठीक है, कुछ ईस्ट वेस्ट सब, और अलग अलग रिलीजन्स के लोग हैं, जिन लोगों ने इन सब में योगदान दिया है सबको हमें क्या देनी चाहिए? रिस्पेक्ट देनी चाहिए, हमारी ड्यूटी है। नेक्स्ट, क्या करो? अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट। क्या प्रोटेक्ट करना है? सोवरेनिटी बोले तो इंडिपेंडेंस। अंग्रेज आए किस पर्पस से? बिजनेस करने के हिसाब से आए थे, पूरे 200 साल, है ना, मौज करके चले गए यहाँ से। तो उन्होंने कहा कि भाई प्रोटेक्ट करो अपनी,
अब बचा तो लिया है वहां से, दोबारा से हमारी इंडिपेंडेंस पे बात आनी नहीं चाहिए। हमारी ड्यूटी है प्रोटेक्ट करो क्या, सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी। यूनिटी मतलब एकता, एकता पे रहना, ठीक है। डिफेंड करो अपनी कंट्री को, क्या लिखा है, सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। यूक्रेन रशिया देख रहे हो, यूक्रेन में कौन लड़ रहा है, बस आर्मी वाले लोग लड़ रहे हैं क्या, सिविलियंस भी लड़ रहे हैं, हर वो प्राइवेट इंसान भी लड़ रहा है अपने देश को बचाने के लिए। तो हमें हमारे देश पे जब भी बात आएगी तो भाई खड़ा होना पड़ेगा, जब देश बुलाएगा तो हमें खड़ा होना है। इतनी पॉपुलेशन है, किस दिन काम आएगी, इसी दिन के लिए, ठीक है। चलो, तो डिफेंड करो, ड्यूटी है बच्चों, जब बुलाया जाए तो खड़े हो जाओ। नेक्स्ट, प्रमोट करो क्या, हारमोनी बोले तो पीस, है ना, प्रेम रखो, ठीक। हमेशा प्रमोट करो कि भाई हम अपने मैटर्स को ना पीसफुली, शांति तरीके से निपटा दें, ठीक। ब्रदरहुड, भाईचारा रखना है अपन को, ऑल द पीपल ऑफ द इंडिया, ठीक है। इन्होंने कहा कि भाई सारे रिलीजन्स को मानो यार, भाईचारा रखो। क्या तुम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते रहते हो, पता नहीं धर्म पता नहीं कहाँ लेकर जाने वाले हो तुम लोग। तो प्लीज ये आपकी ड्यूटी है, हम सेक्युलर है, सेक्युलर है, इंसानियत आगे रखो, ठीक। नेक्स्ट क्या लिखा है उन्होंने, रेनाउंस मतलब क्या होता है, रोकना, किसे रोकना, प्रैक्टिस, कौन सी प्रैक्टिस, क्या लिखा है, डेरोगेटरी। डेरोगेटरी मतलब क्या, डिसरिस्पेक्ट करना, जो अक्सर बात आ जाती है किसमें बच्चा, डिग्निटी ऑफ दी वेमेन। हमें हमेशा अगर कोई भी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है उसे रोकना है, ठीक है। तो ये हमारी ड्यूटीज है। नेक्स्ट, वैल्यू एंड द प्रिजर्व क्या, रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंट्रीज कल्चर। आप खुद देखो हमारे देश में कितनी वेराइटीज ऑफ कल्चर्स, कितनी वैरायटी, इतनी वैरायटी आपको कहीं दिखेगी नहीं। थोड़ा सा बच्चा 10-20 किलोमीटर आगे निकल जाओ, आप देखना लैंग्वेज में कितना डिफरेंस आने लगता है, ठीक है। आप यहाँ बैठे हो, इससे थोड़ा सा निकल जाओ आगे, आपको लैंग्वेज में डिफरेंस, इंदौर में चले जाओ, भोपाल में चले जाओ, है तो सब एमपी के ही ना, लेकिन आप देखना टोन लैंग्वेज में, देन खाने पीने में, पहनावे में, फिर थोड़ा महाराष्ट्र साइड निकल जाओ, उड़ीसा बंगाल साइड निकल जाओ, यूपी बिहार साइड निकल जाओ, इतनी वेराइटी ऑफ कल्चर्स है। तो प्लीज इन्हें क्या बोला है, प्रिजर्व करके रखो। लोग बाहर से फॉरेन कंट्रीज देखने आती है कि भाई इतनी वेराइटीज है, टूरिज्म का एक तरीके से क्या है बच्चा, एक्चुअली में सस्ता भी है ना, और इतना वर्सेटाइल भी है। तो प्लीज इसे प्रिजर्व करो, हमारी ड्यूटीज है, ठीक है। सबको प्रमोट करो, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव क्या, नेचुरल एनवायरमेंट, इसे तो बच्चा हमें करना ही चाहिए, ठीक है। फॉरेस्ट हो गया, लेक हो गया, रिवर्स हो गए, वाइल्ड लाइफ हो गई, अभी जैसे एग्जाम्पल ही हमने दिया, ठीक। फॉर एग्जाम्पल गौरी घाट जाते हो, अपने घर का कचरा उठा के मत फेंको यार, मानो चाहे ना मानो मंदिर का वो कचरा कचरा है, ठीक है। मम्मा लोग कहते हैं कि नहीं 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 हमें इसे घाट में डालना है, बच्चा आप क्या कर रहे हो, विसर्जित करना है, आप समझो। आप वहां घाट में डाल तो देते, फिर वो इतना कचरा हो जाता है कि भाई गवर्नमेंट अपनी पूरी इतनी एम्प्लॉइज लगाती है, उसे निकालती है उस कचड़े को। देखो गौरी घाट को आपको ही शुद्ध रखना है, वही पानी आपके मुंह में जा रहा है, खुद सोचो। वो वाला पानी अगर आप पियोगे तो आपके लिए अच्छा है क्या, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है क्या, नहीं। तो आपकी ड्यूटी है कि आपको बचाना है उस घाट को, कितना सुंदर है दिखने में, उसको इतना पवित्र माना जाता है, लेकिन अगर उसको पॉल्यूशन टेस्ट एक बार करवा लो तो पता चल जाएगा तुम्हें, गंगा खराब हो गई है, पवित्र मानते हो ना, गंगा जल बोलते हो ना, पॉल्यूशन टेस्ट होता है उसका, हमेशा खराबी होता है, फेल ही होता है। तो वो अब इतनी पवित्र रह नहीं गई, वो बस बातों में पवित्र है, एक्चुअल ग्राउंड्स में देखोगे, प्रैक्टिकली देखो, गंगा इतनी पवित्र नहीं है, लेकिन नर्मदा अभी भी है। लेकिन अब ये हमारे हाथ में है ये सारी चीजें करना, तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, डेवलप, और क्या लिखा है, साइंटिफिक, क्या लिखा है, टेम्पर, फिर क्या लिखा है, ह्यूमैनिज्म। जितना हो सके अपने में डेवलप करो, आपका स्वभाव, आपका टेम्पर क्या होना चाहिए, ह्यूमैनिज्म, ह्यूमैनिज्म को आगे बढ़ाना है आपको, ठीक। चलिए, सेफगार्ड क्या, पब्लिक प्रॉपर्टी, जहां हमने प्रोटेस्ट किया तो भैया रेल वे को जला दिया, पब्लिक प्रॉपर्टी को जला दिया, जलाने का काम करते हैं ना प्रोटेस्टर। तो ये सब क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी किसकी है, आपकी, किसका पैसा लगा, आपका। आपको क्या लगता है टैक्स के पैसे से क्या होता है, इनकम टैक्स भरते हो, ठीक है, आपके पेरेंट्स भरते हैं, क्या बनती है उससे, सड़क बनती है, उससे रेलवे बनता है, जितनी पब्लिक प्रॉपर्टी उससे गौरी घाट बन रहा है, जितनी पब्लिक प्रॉपर्टीज आपका पैसा लगा है, और आप पब्लिक प्रॉपर्टी समझ के जो जला देते हो ना, फिर से आप ही का पैसा टैक्स बढ़ा दिया जाएगा और आपसे मांगा जाएगा कि भाई जल गया तो चलो ठीक करते हैं। आपकी ड्यूटीज है उस पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना, ठीक है। चलो, एब्जॉर्ब वायलेंस मतलब कि गिव अप करो, छोड़ो इन सारी चीजों को। बेस्ट ट्राई करना है, एक्सेलेंस करना है क्या, इंडिविजुअल कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट नेशन कॉन्स्टेंटली राइज हायर लेवल। आपको अपना बेस्ट ट्राई करना है, हम ऐसा क्या करें कि हमारा देश
आगे बढ़ता रहे। ये ड्यूटीज है, और ये सारी ड्यूटीज कहीं ना कहीं बच्चा इमोशनली ही आप फॉलो कर सकते हो, ये आपके ही ऊपर है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स अगर आपको मिले तो क्या ड्यूटीज नहीं फॉलो करोगे? ये सब करेंगे। रियलिटी में पूछ रही हूँ, पढ़ाई एजुकेशन वाइज नहीं बढ़ रही, ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई एक अगर आवाज उठाएगा तो बच्चा, आपने देखा होगा ऐसे पॉलीथीन का, गौरी घाट का इंसिडेंट बता रही हूँ अपने सामने, ठीक है, एक अंकल आते हैं और बस क्या करते हैं, पॉलीथीन का इतना पूरा डंप पूरा फेंक देते दूर से। क्या है वो? नदी, कचड़ा है क्या? और उसमें क्या होगा आप खुद मुझे बताओ? वो अगरबत्ती जो जलाते हो उसका प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक किसके लिए अच्छा है? आपके लिए। वो पानी हम ही को मिलता है, तुमको क्या लगता है तुम्हारे पास जो पानी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वही पानी है। नहीं नहीं, वो भी नहीं करना है ना, वो वॉयलेट वॉयलेशन हो जाएगा। चलो, सिंस द ड्यूटी आर इम्पोज अपॉन द सिटीजन, ये ड्यूटी किसकी है? इंडियन सिटीजन की, नॉट अपॉन द स्टेट। ये सरकार की नहीं है, ये आप ही को करना है। सरकार अपना बेस्ट कर रही है, आपको भी अपना करना है। ताली दो हाथों से बजती है। बस हम यहाँ खड़े रहकर बोलेंगे सरकार ये करिए, सरकार ये करिए, सरकार ये करिए, नहीं बोल सकते। आपने क्या किया अपने देश के लिए? आप अपना स्टेप उठाओ, और वो एक 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 स्टेप, ठीक है, बूंद बूंद से ही क्या होता है, समुद्र भरता है ना। चलिए, तो क्या फंडामेंटल ड्यूटी समझ में आई? नेक्स्ट टॉपिक क्या है बताना। होती है गलतियां, करते हो? चलो आ जाओ। क्या हेडिंग है? सिटीजनशिप। समझो, अब बाजू में मैंने क्या लिखा है, आप भी लिख लो। क्यों? क्या हमारी इंडिया में ऐसा होता है कि हम इंडिया के सिटीजन है और एमपी के भी सिटीजन है, ऐसा बोलते हैं क्या? अमेरिका में ऐसा होता है। अमेरिका में नेशन वाइज भी होता है और पर्टिकुलर स्टेट वाइज भी होता है। हाँ, सब अलग, मतलब आपको दो सिटीजनशिप होल्ड करनी पड़ती है वहां पर। फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि भाई हम एमपी के भी हैं और इंडिया के भी हैं, सिटीजनशिप पे बात आती है, बहुत नाटक होता है वह। तो एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है, सिंगल सिटीजनशिप क्या इंडिया कौन सा फॉलो करता है? सिंगल, डबल, नन ऑफ देम अबव, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। तो हम बोलेंगे भाई हम तो सिंगल करते हैं। अमेरिका है जो क्या करता है, डबल सिटीजनशिप में बिलीव करता है। हमारे देश में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब भारत, हमारा जो इंडिया है वो आजाद हुआ था, तो हमने देखा कि भाई दूसरी कंट्रीज में क्या चल रहा है, कहाँ ज्यादा खिचड़ी पकेगी, ठीक है, तो हमने कस्टमाइज अपना बेस्ट ट्राई किया है। स्टिल बेस्ट लॉस तो नहीं बना पाए हैं, लेकिन हाँ जा रहे हैं, ट्राई करें अपना बेस्ट, ठीक है। चल, सिटीजनशिप की बात करेंगे तो हमारी इंडिया में फॉलो किया जाता है सिंगल सिटीजनशिप, ठीक। नेशनल सिटीजन रिमेन द एसेंशियल एंड द एंड्योर फीचर ऑफ द मॉडर्न लाइफ इन द टर्म्स ऑफ द पॉलिटिक्स, इलेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ द स्टेट बेनिफिट ऑल अराउंड द इंटीग्रेशन। चलिए, अब यहाँ पे हम आर्टिकल कहाँ, क्या नंबर लिखा आर्टिकल 5 to 9, मतलब 12 से लेकर अभी हम कंटिन्यूसली कहाँ तक पढ़ चुके हैं? 12 से लेके लगातार जो हमने पढ़ा वो 32 तक पढ़ा। फिर हमने जंप किया और जंप करके 51A, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का आपको यहाँ पे फिर भी ब्रीफ ही दिया जा रहा है, बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं दी जा रही है, ओवरव्यू बताया जा रहा है तुम्हें, ठीक है। चलिए, 51A हमने पढ़ा। अब ये स्टार्टिंग मतलब कि फंडामेंटल राइट्स नहीं है स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में कहाँ से आते हैं, सिटीजनशिप से बात आती है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 5 to 9 किसकी बात करता है? कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन हु इंडियन सिटीजन एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर। तो साफ बोल दिया 5 से 9 तक हम सिटीजनशिप की बात करें कि भैया कौन इंडिया का सिटीजन है, कौन इंडिया का सिटीजन नहीं है, ठीक है। 5 से 9 उन्होंने अभी डिटेल बताई नहीं, क्या 5 बताया स्पेसिफिक, 6, 7, 8, 9 बताया नहीं, बस उन्होंने क्या बोले भाई कौन सिटीजन होगा कौन नहीं होगा, ये इसकी ब्रीफिंग बोलता है। स्पेसिफिक 10 बोलता है, 10 प्रोवाइड करता है देयर कंटिन्यूएशन सच सिटीजन सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। अब देखो, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कब बना था, बनकर तैयार 1949 में हो गया था, लेकिन इंप्लीमेंट कब से हुआ था, 1950। अब उस टाइम पे ना अंग्रेज का आना जाने का बहुत ज्यादा नाटक था, तो डिसाइड नहीं हो पा रहा था भैया कौन सिटीजन और कौन सिटीजन नहीं है, तो सिटीजन की प्रॉपर डेफिनेशन दी गई, ठीक है। आर्टिकल 11 बोलता है पार्लियामेंट विद द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ द सिटीजन। तो कुल मिला के उन्होंने 10 बताया है और 11 बताया, और 5 to 9 बस ब्रीफ दे रखा है कि कौन सिटीजन है और कौन सिटीजन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन बनते टाइम पे उसकी ब्रीफिंग दे रखी है, लेकिन बताया नहीं है। सीधे से यहाँ आ जाओ, 5 बताया है डिटेल में, ठीक है। आ जाओ, 5 की हेडिंग क्या लिखा है, सिटीजन एट द
जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था उस टाइम पे सिटीजन कौन कौन था? साफ इन्होंने बोला एट द कमेंसमेंट, जो हमारा 26 जनवरी 1950 में जब इंप्लीमेंट हुआ था, द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन, साफ साफ बोल गया था सिटीजन कौन है? सिटीजन वो है जो एवरी पर्सन हु हैज, क्या लिखा है, डोमिसाइल, बोले तो घर, रिसाइड कर रहा है, रह रहा है, निवासी इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। साफ बोल दिया। एंड जिसका घर इधर है और जो इंडियन टेरिटरी में पैदा हुआ है वो सब इंडियन सिटीजन है। क्या आप इंडियन सिटीजन हो? आप हो क्योंकि आप यहाँ पैदा हुए हो, घर भी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पैदा हुए, ये तो कमेंसमेंट की बात कर रहा है, क्योंकि उस टाइम पे है ना, ये अंग्रेजों का बहुत नाटक चल रहा था और फिर डिवाइड एंड रूल भी चला था इंडिया पाकिस्तान, तो बहुत ज्यादा उस टाइम पे डिस्प्यूट हो रहे थे कौन सिटीजन है और कौन नहीं है, हौच पौच हो रहा था। तो क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने डेफिनेशन बताई कि जिसका घर इधर है और जो इंडिया में बॉर्न हुआ है, देखो अब तो हम सब बॉर्न यहीं हुए तो हम तो यहीं के हैं। अभी मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ जब वो डिवाइडेशन अंग्रेज वंग्रेज का सीन था। तो जो बॉर्न हुआ है वो इंडियन सिटीजन है। नेक्स्ट क्या लिखा है? whose parents was born in the territory of India। आपको मालूम है कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो हमारे देश को आजाद करने के लिए इंडिया से बाहर भी गए थे, इंग्लैंड में भी गए थे, और वो बाहर रह के हमारी इंडिया के लिए लड़ रहे थे, लेकिन अब वो इंडिया में वो खुद पैदा हुए थे और उन्होंने इंडिया छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? ताकि हमें इंडिया को बचाना है, तो वो बाहर चले गए, और जब वो बाहर चले गए तो उनके बच्चे कहाँ हुए? बाहर हुए। तो क्योंकि उनके बच्चे बाहर हुए तो भी वो क्या माने जाएंगे? इंडियन सिटीजन, क्योंकि पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए थे। क्या ये बात समझ में आ रही है? पहली बात, कौन है इंडियन सिटीजन? जो इंडिया में बॉर्न हुए। फिर उन्होंने कहा कि भैया जो खुद बॉर्न नहीं हुए लेकिन अगर उनके पेरेंट्स बॉर्न हुए थे, लॉजिक समझ में आया क्यों? क्योंकि इंडिया को बचाने के लिए वो लोग बाहर गए, और बच्चे अगर बाहर पैदा होते हैं तो साफ बोलते भैया उन्हें भी इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। डन, पहले दो डेफिनेशन। नेक्स्ट, हु हैज बीन, क्या लिखा है? ऑर्डिनरी यहीं रह रहे हैं, घर बना लिया, रिसाइड कर रहे हैं इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया नॉट लेस देन, क्या लिखा है, 5 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द सच कमेंसमेंट शेल बी सिटीजन ऑफ इंडिया। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, उससे 5 साल पीछे जाओ तो अप्रोक्स 1945 बोल सकते हो। ये उन अंग्रेजों की बात करें जो इंडिया से बहुत प्यार कर रहे थे और इंडिया छोड़ना पसंद नहीं कर रहे थे, तो उनको भी बोल दे भैया तुम भी इंडियन सिटीजन, अगर तुम पिछले 5 साल से, कॉन्स्टिट्यूशन जब बना पिछले 5 साल से अगर आप इंडिया में रह रहे हो, गोवा में देख लो या कहीं और जाकर देख लो, ऐसे बहुत सारे फॉरनर्स है ना जो इंडिया में, गोवा को तो बाद में बहुत लेट आजाद हुआ था वो और उसका उसकी हिस्ट्री फिर और अलग है, ठीक है, पुर्तगीज उसमें उधर आते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे बोला गया है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उस टाइम पे जो बॉर्न हुआ इंडिया में वो इंडियन सिटीजन है, अब चाहे वो फॉरनर ही क्यों ना बॉर्न हो रहा हो, क्योंकि अंग्रेज भी तो यहाँ पे रह रहे थे। दूसरा, जिनके पेरेंट्स बॉर्न हुए वो भी इंडियन सिटीजन में आते हैं। तीसरा, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पिछले 5 साल से इंडिया में रह रहा है तो वो भी क्या है? इंडियन सिटीजन। अब चाहे वो फॉरनर ही क्यों ना 5 साल से रह रहा हो, तो उन सबको सिटीजनशिप मिल गई थी इंडियन। समझ में आ गया? आर्टिकल नंबर कौन बताता है? 5 बताता है। चले, यहाँ पे सिटीजनशिप खत्म होती है। नेक्स्ट हेडिंग इन्होंने क्या दे रखी है? पार्लियामेंट। क्या समझते हो पार्लियामेंट से? हिंदी में बताइए पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? सांसद, ठीक है। चलो, दे शेल बी अ पार्लियामेंट ऑफ द यूनियन कंसिस्ट, कितने हाउसेस होते हैं? 2 हाउसेस। हिंदी में इन्हें हम क्या बोलते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। इंग्लिश में इसे हम क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ द पीपल एंड काउंसिल ऑफ द स्टेट। वो दूसरे स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं, विधान परिषद। अभी तुमने इलेक्शन देखा? ऑल ओवर इंडिया का इलेक्शन चल रहा था, तो कौन सा इलेक्शन चल रहा था? लोकसभा का ना। एक बात बताओ, विधान परिषद का भी चल रहा था 2 स्टेट में। किस में? आंध्रा में और उड़ीसा में। उड़ीसा में चल रहा था। ये पहली बार इन्होंने ट्रायल करी। तुम्हें मालूम है ना विधानसभा के इलेक्शन अलग चलते हैं स्टेट के, हाँ एक बार वोट दे चुके ना अपन, और फिर नेशनल लेवल के अलग चलते हैं। तो इन्होंने ट्रायल करी कि हम चाहते हैं कि भाई बार बार खर्चा होता है ना, इतने बड़े लेवल में ये सारा सब करवाना बहुत खर्चा, बहुत टाइम वेस्ट, सारी चीजें होती है। तो अभी ट्रायल बेसिस में उन्होंने क्या लिया कि हम क्या करते हैं, लोकसभा विधानसभा के इलेक्शन ट्रायल बेसिस में 2 स्टेट में ट्राई किया कि देखते हैं कैसा जाता है। अगर ये सही गया तो आगे आने वाले टाइम पर एक ही चुनाव में सब कन्वर्ट, वेरी गुड, जैसे जीएसटी आया ना तो वैसे चुनाव का भी एक, हाँ, एक ही बार में सब हो जाएगा, फिर वो टाइम वेस्ट नहीं होगा, फिर वो सारी चीजें जो वो धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी। तो ट्रायल बेसिस में इसलिए वो विधानसभा के भी चल रहे थे। विधानसभा को हम क्या बोलते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर। अभी हम सब सारे कंसेप्ट यहाँ समझेंगे। हाँ हाँ हाँ।
तो वो मैं कह रही हूँ ना, अब वो तो कुछ फायदा, कुछ अगर हमें चाहिए तो कुछ तो गंवाना पड़ेगा। वो आम सहमति से सारे डिसीजंस हो गए। इट इज जस्ट लाइक कि भैया फ्लाईओवर हो रहा है, लेकिन अभी देखो ना कितनी खिचड़ी पकी है, कितना परेशान है जनता। हमें तो फोर व्हीलर से आने का मन ही नहीं करता, मतलब ऐसा लगता है यार क्यों उठा रहे हैं हम ये गाड़ी, टू व्हीलर से आ जाओ। क्यों? क्योंकि आना मुश्किल है, जाना मुश्किल है, इतना मतलब हम एक एक घंटे ना ट्रैफिक में खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लाईओवर बन रहा है। लेकिन अगर ये परेशानियां हम नहीं झेलेंगे तो वो भी बनेगा नहीं ना भाई। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो यस कुछ स्टेट में इफेक्ट आएगा, लेकिन कुछ अच्छा करना है तो वो सफर करना पड़ेगा। ठीक है, वो होगा, लेकिन वो सारी मिचल उसके भी रास्ते निकाले जाएंगे। निकल गया तो वेरी गुड, नहीं निकला तो कुछ तो कमी होगी। ठीक है, चल तो आ जाओ। पार्लियामेंट की अगर बात करें तो सबसे सुप्रीम लेवल में कौन बैठता है? प्रेसिडेंट बैठता है। और उसके दो हाउसेस होते हैं। पहला हाउस क्या है, वो लिखा है लोकसभा, और दूसरा क्या है, राज्यसभा। इंग्लिश में बताओ, हाउस ऑफ द पीपल और काउंसिल ऑफ द स्टेट। लोकसभा, लोकसभा हम चुनते हैं। अभी जो पूरा का पूरा इलेक्शन था वो लोकसभा का था, हमने चुनकर यहाँ पे लोगों को बैठाया। अब हमारे चुने हुए लोग क्या करेंगे? राज्यसभा के लोगों को चुनेंगे। हम नहीं चुनते राज्यसभा में, हम किन्हें सुनते हैं? लोकसभा में। ठीक है, चलिए। इन्होंने कहा कि चलिए हम वन बाय वन सबकी बात करेंगे। अभी हम प्रेसिडेंट की बात करेंगे, फिर हम किसी लोकसभा की बात करेंगे और राज्यसभा की बात करेंगे, फिर हम स्टेट लेवल में भी जाएंगे। तो अजय, सबसे पहले प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट कौन होता है? फर्स्ट मैन ऑफ द इंडिया इसे बोला जाता है। हमारे देश का पहला इंसान, हमेशा किसको रिस्पेक्ट मिलती है? हमारे प्रेसिडेंट को। चलिए, अब ये प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाता है? तुम चुनते हो क्या प्रेसिडेंट को? तुम नहीं चुनते हो भाई। क्या द्रौपदी, क्या नाम है पूरा? द्रौपदी मुर्मू। तुमने चुना है क्या? नालायक। ठीक है, तुमने चुना है क्या? नहीं। किसने चुना है? किसने चुना है? चलो, इलेक्टेड बाय क्या लिखा है? मेंबर्स, मेंबर्स ऑफ क्या लिखा है? इलेक्टरल कॉलेज। याद रखो वापस बता रही। एक कमिटी बना दी फॉर एग्जांपल, व्हाट डू मीन बाय कमिटी? ग्रुप। ठीक है, ये ग्रुप बना दिया मैंने। इन ग्रुप के लोगों को बोला कि हमें किसको चुनना है? प्रेसिडेंट को। अब इस ग्रुप में बैठेगा कौन, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रुप में बैठने वाला इंसान कौन है? इस ग्रुप का नाम क्या दे रखा है? इलेक्ट्रॉल कॉलेज। ग्रुप का नाम क्या बोल रखा है? इलेक्ट्रॉल कॉलेज। प्रेसिडेंट को चुनने वाले होते हैं इलेक्ट्रॉल कॉलेज, तो हम सब वो इलेक्ट्रॉल कॉलेज। ठीक है, क्या सॉरी इलेक्ट्रल, वही वो अपने बच्चों को वही पिला रही हूँ ना अभी मैं तो वहीं जा रही हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रल है, सॉरी। चलो, इलेक्ट्रल कॉलेज। अब इस इलेक्ट्रल कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो इसमें बैठता कौन है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। मतलब इस ग्रुप में बैठने वाले कौन है? दोनों हाउस के पार्लियामेंट के लोग, मतलब लोकसभा के भी लोग बैठे हैं इसमें और राज्यसभा के भी लोग बैठे हैं। यहां तक चीजें क्लियर है? बी क्या लिखा है? इलेक्टेड मेंबर क्या लिखा है? ये कौन होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली कौन होता है? अब दीदी ये हिंदी इंग्लिश का बहुत लोचा होता है। एक होता है जैसे लोकसभा, राज्यसभा। इंग्लिश में लोकसभा को क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ द पीपल। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट। ऐसे ही होता है विधान परिषद और विधान सभा। ऐसे होता है विधान परिषद, ठीक है, और विधान सभा। असेंबली मतलब होता है सभा, असेंबल, सभा। तो लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इसे मैं क्या बोलूंगी? विधान सभा। लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसे क्या मैं बोलूंगी? विधान परिषद। ये लोकसभा जैसा ही होता है, ये लोकसभा जैसा ही होता है। और ये किसकी तरह होता है? राज्यसभा जैसा होता है इसका काम। काम बता रही हूँ, ये है नहीं। इसे मैंने क्या बोला? इसे क्या बोला मैंने? विधान, विधान सभा। और ये क्या है? विधान हाँ, बता रुको। विधान सभा किसकी तरह रोल प्ले करता है? लोकसभा जैसा। ठीक है, विधानसभा लोकसभा, ध्यान रखना, विधानसभा लोकसभा। विधान परिषद किसकी तरह काम करता है? राज्यसभा जैसा। काम की बात कर रही हूँ। ठीक है, चलिए। तुमने अभी सेंट्रल लेवल में क्या देखा? लोकसभा तक। ठीक है, तो लोकसभा में किसने चुना लोगों को? हम लोगों ने। नाम ही लोकसभा इसलिए पड़ा क्योंकि लोगों के द्वारा चुना गया है। ठीक है, तो हम जब स्टेट लेवल में चुनते हैं ना, जो स्टेट के इलेक्शन होकर गए, तो तुमने किसको चुना? विधायक को चुना, विधानसभा को चुना तुमने। समझ में आया? किसको चुना? विधानसभा को। अब विधानसभा को तुमने चुन लिया ना, तो अब विधानसभा की लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनाने की? विधान परिषद।
जैसे मैंने क्या बोला, तुम लोगों ने लोकसभा के लोगों को चुना, लोकसभा ने किसको बनाया, राज्यसभा को। आपने विधानसभा को चुना और विधानसभा ने किसको बनाया, विधान परिषद को। बात समझ में आ रही है? अब इसे बस इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसे क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब एक बात अच्छे से कान खोलकर समझना, ठीक? लोकसभा राज्यसभा पूरे नेशनल लेवल में, ठीक है? लेजिस्लेटिव असेंबली हर स्टेट का अपना है, हर स्टेट का अपना है, हर स्टेट का सीएम अलग है ना, तो सबका अलग है। विधान परिषद हर जगह नहीं है, लेजिस्लेटिव काउंसिल हर जगह नहीं है। आप मुझे ये बताओ, पार्लियामेंट में दो हाउसेस हमने बनाए क्यों, क्या लॉजिक है दो हाउसेस बनाने, लोकसभा राज्यसभा दो हाउसेस बनाने का मतलब क्या है? टू स्टेप वेरिफिकेशन। इसमें क्या होता है भाई, एक अगर लोग काम कर रहे हैं तो उसे एक बार चेक करने वाला होना चाहिए ना कोई, क्योंकि अगर दो हाउसेस होंगे तो काम और बेटर तरीके से होंगे, कोई होगा जो उंगली करने वाला होगा कि भाई ये काम तुमने अच्छे से नहीं है, इसको ठीक से करो। दो पार्टियां क्यों है, दो क्या इतनी सारी पार्टियां क्यों है, क्योंकि अगर एक गलत कर रही है तो दूसरा उसकी गलती दिखा सके। अगर मैं कह रही हूँ मोदी जी सब कर रहे हैं तो भाई ये मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी, मनमानी करने लगेंगे, तो दूसरी कांग्रेस और जितने भी आप और जो भी इतनी सारी भाजपा, इतने सारी जितनी भी पार्टीज है वो उंगली करते हैं ना, सवाल खड़े करते हैं ना। तो हमेशा दो पार्टी दो हाउसेस, लॉजिक क्या होता है, चीजें सिस्टमैटिकली चले। अब हुआ क्या, हर स्टेट में अपना खुद का लेजिस्लेटिव असेंबली तो बना दिया, लेकिन हर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। नीड के अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, जहां जरूरत होती है तो दो दो सिस्टम्स बनाए जाते हैं, जहां जरूरत नहीं है वहां नहीं बनाए। जितने बड़े बड़े स्टेट्स हैं जहां जहां रिक्वायरमेंट हुई है वहां वहां विधान परिषद है, मतलब हर जगह विधान परिषद नहीं है। कहां कहां है, क्या आपके एमपी में है? यस है। यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। बात समझ में आ रही है? और कहाँ है आपके अलावा? आंध्र प्रदेश में है, और कहाँ है, बिहार में, और कहाँ है, महाराष्ट्र, देन कर्नाटक, देन तमिलनाडु, देन तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। काउंट करो कितने स्टेट्स है। टोटल कितने, 8। फटाफट इन 8 स्टेट्स का नाम याद करो, एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने स्टेट्स है या फिर कौन कौन से स्टेट्स है जिसमें विधान परिषद या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल है। हर जगह नहीं है। क्वेश्चन आ गया कि भाई महाराष्ट्र में है तो आपका आंसर ये होना चाहिए, ठीक है? कर्नाटका में है क्या, कर्नाटका में है क्या, तमिलनाडु में है क्या, बच्चों गुजरात में है क्या? नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। तो जरूरत के अकॉर्डिंग काम, नीड के अकॉर्डिंग, यहाँ यह जरूरत पड़ी तो यहाँ बन गया। भविष्य में आगे चल के अगर वहां भी जरूरतें पड़ेंगी तो वहां भी बन जाएगा। तो अभी सिलेक्टेड बस 8 स्टेट से जहां पे ये मिलेगा, आपकी बुक में होगा। ये हेडिंग दिख रही है, कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेचर्स इन स्टेट्स, दिख रहा है? पलटो, पेजेस पलटो, वो पूरी एक लिस्ट दे रखी होगी, पेज नंबर बता दो, वहां लिखा हुआ है, वहां मार्क करो। एक्चुअली तुम लोगों ने पूछा कि विधान परिषद काउंसिल क्या होता है, इसलिए मैंने ये पहले आपको बता दिया रिलेट करने के लिए, ठीक है? ये बात का कंसेप्ट है, ठीक? तो लोकसभा, राज्यसभा, लोक, वो अब खा जाते हैं ना, इसलिए मैंने अलग से देखो लिखा भी है, ह्यूमन एरर है। आपकी बुक में शायद तेलंगाना खा गए होंगे, लिख लो, ठीक है? चलो चलो चलो, समझो। पहले क्या बताया मैंने आपको, लोकसभा कौन चुनता है, आप लोग। आप लोगों ने लोकसभा को चुना, लोकसभा आप किसको चुनेगी, राज्यसभा। चलिए, ये तो था नेशनल लेवल में। स्टेट लेवल की बात करेंगे, आप किसको चुनते हो, लेजिस्लेटिव असेंबली को। तुम लोगों ने उन्हें चुन लिया, अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको बनाने की, लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन जहां जरूरत है वहीं, अभी 8 स्टेट्स है जहां पे ये बनता है, बाकी स्टेट्स में बनता नहीं है। भविष्य में जरूरत होगी बना दिए जाएंगे। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कंसीडर करने के, पॉपुलेशन, काम वाम वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है? चलिए। हम्म, किसमें हम सांसद, तो सांसद से तो काउंटिंग होती है कि इतने सांसद आपने इस सरकार के चुने तो उससे वो अपॉइंट हो जाता है। यही तो होता है। हमने किसको चुना है, जिसको वो बिलोंग करता है, तो सांसद को चुना ना, हम सब सांसद। अब मैं कह रही मेजोरिटी सांसद किसके हैं, बीजेपी की है, तो फिर बीजेपी का बन जाता है, यही तो होता है, ठीक है? तो अभी हमने सांसद को तो चुने, ठीक है? तो प्रेसिडेंट मतलब कौन होता है, फर्स्ट मैन। मुझे एक्चुअली में प्रेसिडेंट समझाना था तो थोड़ी सी रांची समझ में आ गई। प्रेसिडेंट बोलता है, प्रेसिडेंट को कौन चुनता है, इलेक्टोरल कॉलेज। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, इसमें बैठने वाले लोग कौन होते हैं,
बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा के भी लोग बैठे और राज्यसभा के भी। इलेक्टेड मेंबर, ये क्या लिखा है, खुद ध्यान दो क्या लिखा है, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स। क्या मिस कर दिया उन्होंने, काउंसिल। हर स्टेट में तो काउंसिल है ही नहीं। तो कुल मिलाकर इस रूम में बैठे हुए लोग किस किस से बिलोंग कर सकते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, तीनों सभा बैठती हैं। और कौन नहीं बैठता है, एग्जाम में ये पूछा जाएगा कौन नहीं बैठता है। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रल जो कॉलेज है इसे बनाया जाएगा, यहाँ इन तीन जगह से चुने हुए लोग आएंगे और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये लोग अब वोटिंग करेंगे। एक्चुअल में रखा जाता है, जैसे मैं कहते हैं द्रौपदी जी की बात करूं तो नाम नॉमिनेट किया गया था, ठीक है, और भी लोगों का नाम दिया गया था, ठीक है, और भी दो तीन लोग थे, तीन लोगों का जैसे नाम दिया गया था और फिर वोटिंग करवाई गई। बता रही वो नाम नॉमिनेट करने वाले मोदी जी ही थे, ठीक है, जिसकी जो सरकारें रहती, काम वाम बहुत सारे फैक्टर्स होते प्रेसिडेंट की, है ना, कुछ क्वालिटीज होती है, जो भी उसमें स्टैंड कर रहा होता है, जो बिल्कुल क्लीन चिट होता है, उसका पास्ट, है ना, उसका पास देखा जाता है, कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड करके ना बैठा हो जिसमें उसे प्रॉफिट कमाने का करने का मौका मिले, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उन फैक्टर और एक्सपीरियंस के बेसिस में दो तीन नाम नॉमिनेट किए जाते हैं, नॉमिनेट करके ऐसे वोटिंग करवाई जाती है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो ही जीतेंगे। अब एक बार थोड़ा सा एक लॉजिक लगाओ, लोकसभा में अभी जैसे इलेक्शन देखा ना, ठीक है, अभी बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीती नहीं, अगर जीत जाती, इससे पहले के रिकॉर्ड उसके अच्छे थे, इस बार तो रिकॉर्ड नहीं था, ठीक है, अगर मैं पुराने रिकॉर्ड देखो तो एक तरफा था उनका, तो तुम्हें लगता है लोकसभा में बैठने वाले लोग ज्यादा किसके थे, अब लोकसभा में बैठने वाले लोग उनके ज्यादा, ठीक है, राज्यसभा में चुनता कौन है, लोकसभा के लोग, ठीक है, और विधानसभा में जब सांसद उनके, तो ऑब्वियसली बाकी जो स्टेट वाइज भी सरकारें होंगी तो ज्यादा किसकी होंगी। तो कुल मिलाकर यहाँ प्रेसिडेंट को चुनने वाला कौन है, अगर प्रैक्टिकली बोलूं तो जिसकी सरकार है, जिसकी लीडिंग है ना, तो लीडिंग पार्टी ही चुनेगी, ऐसा ही चलता है, ठीक है। तो जो लीड करती है वही हर जगह होता है, जो लीड नहीं करती है तो फिर वो कांटे की टक्कर होती है, और वो कांटे की टक्कर अभी तुम देख ही रहे हो कि क्या क्या कैसा कैसा होता है। तो प्रेसिडेंट कैसा चुना जाता है, समझ में आया क्या, जनरल रूल, लीडिंग पार्टी का ही चुना हुआ बंदा प्रेसिडेंट बनेगा, प्रेसिडेंट का काम साइन मारने का है। हाँ, इसके लिए भी एक अलग से कमिटीज बनाई जाती है, ठीक है, वो कमिटीज का काम होता है कि तुम पहले अपनी रिसर्च करो, और रिसर्च कर कर क्या दो, नाम एलिमिनेट करो, और ये जो है ये इलेक्टोरल लोग हैं, ठीक है, इनके सामने ये लिस्ट दी जाएगी विद एक्सपीरियंस जो जो उन्होंने किया है, तुम लोग का काम बस वोट देना, तुम लोग नहीं रिसर्च करने वाले, तुम्हारे लिए। एक बात बता दूं, जितने भी तुम्हें लगता है ये यूपीएससी वाले लोग हैं, लोग क्या करते होंगे, बहुत रिसर्चिंग, इन सब जितने पॉलिटिकल लोग बैठे हैं, ठीक है, जितने, उन सब के पीछे कौन बैठा है, हर वो यूपीएससी वाले ऑफिसर्स बैठे रहते हैं, सिविल सर्विस देने वाले सारे लोग, उनका ब्रेन होता है, वो लोग इन सबको इलेक्ट करते हैं, बस इनको एक अच्छे अच्छे नाम दे रखे होते हैं, ठीक है, उनकी एक अलग से कमिटीज बनाती है, उनको बहुत प्यारा है ना, शुगर कोट वाले उनको नाम दिए जाते हैं कि भाई ये लोग करे, पूरा ब्रेन उनका है, ये तो बस आके तुम लोग को भाषण दे रहे होते हैं, ठीक है, तो पूरी रिसर्च उनकी होती है। हाँ, टाइम पीरियड फाइव 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 ही रहता है, और एक एज होता है, विच एवर इज अर्लियर वाला कंसेप्ट आ जाता है, 5 साल का ड्यूरेशन रहेगा। हाँ हाँ, अगर एज एक होती है, उस एज से अगर पहले अगर आप हो जाते हो तो आप 5 साल से पहले भी जा सकते हो, ठीक है। अब तो भाई कैसे, मरता हुआ इंसान कैसे काम करेगा, उसकी जगह पे कोई और आएगा, यही जो इलेक्ट्रल है। हाँ हाँ हाँ, फिर से होगी, भाई प्रेसिडेंट को किसी को भी थोड़ा ना बैठा देंगे, ठीक है, फिर से इलेक्ट्रल के सामने नाम रखा जाएगा, फिर चुना जाएगा, फिर बैठाया जाएगा। देखो फॉर द टाइमिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे स्कूल में प्रिंसिपल बैठा है, हो गई ना उसकी तबियत खराब, डेथ हो गई ना, एक एक्टिंग प्रिंसिपल होता है कुछ दिन के लिए, जब तक नया ना आ जाए, वो एक्टिंग तो कोई भी बन जाएगा ना, तो प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट ही वो एक्टिंग करेगा, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, तो थोड़े टाइम के लिए एक्टिंग एक्टिंग प्रिंसिपल वाला रोल प्ले करेगा, जब तक पूरी प्रोसेस ना हो जाए, क्योंकि इसमें भी टाइम लगेगा ना, रातों रात थोड़ी ना मीटिंग बैठा देंगे और नाम सेलेक्ट कर लेंगे, भाई अब तो काम अचानक से आ गया, तो इट्स टेक टाइम। तो यस, इसमें फिर हम क्या करेंगे, एक्टिंग वो वाइस प्रेसिडेंट ही थोड़े टाइम के लिए रोल प्ले करेगा, इनकेस कोई मेजर डिसीजन लेना पड़ता तो वो लेगा, अदरवाइज फटाफट ट्राई किया जाएगा नया बंदा आ जाए,
तो फिर से सेम प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस सेम रहेगी। समझ में आया? देन उसके बाद क्या लिखा है प्रेसिडेंट की, चलिए पावर पढ़ते हैं। हेडिंग हेडिंग अभी बस देखो क्या लिखा है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, नेक्स्ट क्या लिखा है मिलिट्री पावर, देन लेजिस्लेटिव पावर, देन जुडिशियल पावर। चलिए मैंने तीन पिलर्स बताए थे, लेजिस्लेटिव लेजिस्लेचर याद आ रहा है, एग्जीक्यूटिव, देन जुडिशरी। क्या मैं थर्ड वाले पॉइंट को बोल सकती हूँ लेजिस्लेटिव पावर मतलब क्या होता है, लॉ बनाना। प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है, लॉ बनाने की पावर है। साइन तो वो करता ही है, बनाएगा भी लॉ, बताऊंगी कैसे, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कौन सी, एग्जीक्यूटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव का नाम होता है एग्जीक्यूटिव, लिख लो, इट इज ऑल्सो नोन एज एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जाम में दूसरे तरीके से अगर पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव पावर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एक ही चीज है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इज ऑल्सो नोन एज एग्जीक्यूटिव पावर। तो इसका मतलब क्या है, लॉ को इंप्लीमेंट करने की भी पावर। अगर आपको वो डायग्राम याद आ रहा हो तो हमने यहाँ लेजिस्लेटिव देन एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव के नीचे हमने पढ़ा था ना प्रेसिडेंट भी पढ़ा था, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। तो मेन रोल सबसे ज्यादा जो काम होता है हमारे किसका, प्रेसिडेंट का, वो एग्जीक्यूटिव होता है। सबसे मेजर रोल में वो क्या होता है, एग्जीक्यूटिव पावर में, या फिर उसको एडमिनिस्ट्रेटिव, पूरा मैनेजमेंट देखना होता है उसे, ठीक है। चलिए तीसरा काम क्या है, जुडिशियल हमने पढ़ा था, मतलब समय आने पे वो डिसीजन भी देगा। अब थोड़ा सा समझेंगे, हाँ। क्या मूवीज देखी है तुमने कि प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखी गई है हमारी सजा माफ करने के लिए, प्रेसिडेंट को ठीक लगेगा तो आपकी सजा को माफ कर देगा, आपकी फांसी की सजा भी माफ की जा सकती है बाय दी प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट को रीजन देना पड़ेगा, प्रेसिडेंट को हर कोई अपना अजीबोगरीब रीजन देगा तो प्रेसिडेंट तो भाई नहीं सुनने वाला है ना, सही रीजन। हाँ, फॉर एग्जाम्पल आपने मूवीज देखा है किसी हीरो को फांसी की सजा हो रही है क्योंकि उसने विलेन का मर्डर कर दिया, और हीरो का जो पास्ट रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है, तो प्रेसिडेंट ने आके उसको क्या दे दिया, एक फूल दे दिया कि भाई जा, तुझे मैंने फ्री कर दिया, ठीक है। तो यस, हाँ ऐसी बहुत सारी मूवीज है, पास्ट मूवीज से उठा के अगर देखोगे, जुडिशियल पावर क्या लिखा है, ग्रांटिंग क्या, पार्डन मतलब क्या, माफी मिल जाएगी, प्रेसिडेंट माफी दे देगा। या फिर क्या लिखा है, रिप्राइव मतलब क्या होता है, पनिशमेंट को थोड़ा डिले, थोड़ा सा टाइम मोहलत आपको मिल जाएगी टू दी पर्सन जो भी कन्विक्टेड ऑफ द क्राइम। देखो ज्यादा बड़ी पनिशमेंट आपको क्राइम के केस में, सिविल में तो वैसे ही छोटे केसेस होते हैं, प्रेसिडेंट बोलता है भैया मैं तो बड़े केसेस के लिए बैठा हूं ना। तो कुल मिलाकर प्रेसिडेंट के पास पावर क्या है, तो सबसे पहली पावर मैंने डिटेल में समझाई, जुडिशियल पावर। क्या प्रेसिडेंट हमेशा बैठकर सबकी बातें सुनता है, क्या पनिशमेंट देने का काम करता है, नहीं। जनरली पावर किसके पास है, जुडिशरी के पास। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में प्रेसिडेंट के पास भी पावर है, लेकिन कौन सी वाली पावर है, पावर का एग्जाम्पल दे रखा है, माफी देना या फिर थोड़ा सा डिले करना, इस टाइप की पावर है। मतलब जनरल रूल जुडिशरी के पास ही जुडिशरी वाली पावर होती है, एक्सेप्शनल केसेस में किसको मिल रखी है, प्रेसिडेंट को। चलो लेजिस्लेटिव पावर, कुछ ऑर्डिनेंस, नाम सुना सुना सा लग रहा है, मैंने कहा था आगे चल के पढ़ेंगे। ऑर्डिनेंस कहां पढ़ा था, जाओ आर्टिकल नंबर 13 में, वहां पे ऑर्डिनेंस वर्ड को ढूंढिए, आर्टिकल नंबर 13 ऑर्डिनेंस वर्ड ढूंढिए। और मैंने वहां पे इंट्रोडक्शन लेवल में बता दिया था, मैंने कहा था आगे चल के बताऊंगी। इमरजेंसी लेवल में जब लॉ बनाना पड़ता है, यही बताया था, इमरजेंसी लेवल में जब लॉ बनाना पड़ता है, ऑर्डिनेंस का मतलब वो इमरजेंसी लेवल में बनाने वाला लॉ तुम्हारा प्रेसिडेंट है। तुम्हारा प्रेसिडेंट इमरजेंसी लेवल में लॉज बनाता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत खतरनाक वाली वॉर आ गई, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर गाइड करेगा, सजेशन देगा, क्योंकि देखो प्रेसिडेंट अकेला तो कुछ डिस्कस नहीं, किसी से तो डिस्कस करेगा। तो वो डिस्कस करने वाला कौन है, मंत्री ना, वो राजा मंत्री करते थे ना, राजा मंत्री चोर सिपाही, तो वो राजा प्रेसिडेंट ही है, और मंत्री कौन है, आपका प्राइम मिनिस्टर। तो राजा तलवार लेके अब लड़ने जा ही रहा है, लेकिन एक बार क्या करेगा, प्लानिंग प्लॉटिंग डिस्कस करेगा, किससे डिस्कस करेगा, मंत्री से, ठीक है। तो चलती किसकी है, दिमाग किसका है, ब्रेन किसका है, मंत्री का। दिमाग हमेशा तो मंत्री का होता है ना, पावर स्ट्रेंथ किसके पास है, बस राजा वो
थोड़ा सा राजा रानी में जाओ, ठीक है, राजा रानी है ना, चोर सिपाही मंत्री। राजा स्ट्रेंथ वाइज बहुत स्ट्रांग है, लेकिन दिमाग तो भैया मंत्री के पास है ना। हाँ, तो घपले भी वही करेगा ना फिर। ठीक है, तो इसलिए तुम्हें दिखता है कि यार ये प्राइम मिनिस्टर को दिखने में आपको लगता है कि राजा तो कुछ नहीं, बस साइनिंग अथॉरिटी है। ये बात सच है, क्योंकि मंत्री का ही तो दिमाग है, वही तो दिमाग देगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पे उन्होंने बोला जनरली जनरली लॉ तो बनाता है लेजिस्लेटिव बॉडी, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में जब कुछ समझ नहीं आ रहा है तो हमारा प्रेसिडेंट आगे आएगा और ऑर्डिनेंस वाले लॉज बनाएगा, इमरजेंसी लेवल में लॉज बनाएगा। इमरजेंसी लेवल में, जैसे मैंने अभी सेकंड वाला क्या बताया, जुडिशियली में क्या बताया, वो हमेशा क्या जज बना बैठा रहता है क्या? इमरजेंसीज तो थी कि भाई बहुत ही अगर लग रहा है तो वो माफी देने का काम करेगा, छोटे मोटे जुडिशियल वाले डिसीजन देगा, और छोटे मोटे ऐसे उसने बोला कि अगर इमरजेंसी लेवल में लॉ बनाने की जरूरत पड़ती है तो वो भी बनाएगा। मिलिट्री पावर तुम्हें लगता है स्टेट के कंट्रोल में होती है या सेंटर के? ये प्रेसिडेंट का कंट्रोल होता है, लेकिन प्रेसिडेंट को दिमाग देने वाला कौन होता है? तो अगर वॉर छिड़ गई, कमांड आर्म्ड फोर्स, कंडक्ट वॉर, डिसीजन लेने वाला कौन होगा? प्रेसिडेंट ही होगा। बस मंत्री बोल देगा कि लेना है कि नहीं लेना है ना। मंत्री उसको क्या देगा, सजेस्ट करेगा, है ना, उससे साथ डिस्कस करेगा। लेकिन वॉर होगी कि नहीं होगी, ये फाइनल डिसीजन तो प्रेसिडेंट का ही होता है। लेकिन अगर आप देखो ना कि हमेशा डिस्कशन में मोदी जी क्यों आगे जाते हैं, क्योंकि वो मंत्री है ना, वही तो अपने राजा के बिहाफ में सारी बातें बोलेंगे। राजा तो जा रहा है अब लड़ने। ठीक है, चलो, तो मिलिट्री पावर भी इसके पास है, प्रेसिडेंट। अब आ जाओ, जो सबसे पहला मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव को क्या बोला, एग्जीक्यूटिव। ये देखो लिखा है ना, लॉ को पूरा एग्जीक्यूट कराना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिपार्टमेंट। अगर आप से पूछा जाए प्रेसिडेंट का मेन काम क्या है, प्रेसिडेंट का मेन काम है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। एडमिनिस्ट्रेटिव के अलावा भी वो कभी कभी ऑल टाइम क्या काम करता है, एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑल टाइम क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। लेकिन कभी कभी क्या करता है, मिलिट्री पावर, क्योंकि वो फाइनल डिसीजन लेगा कि वॉर होनी कि नहीं होनी। लेकिन छोटे मोटे डिसीजन कौन ले रहा है, मंत्री ले रहा है भाई, है ना, रोज नहीं होती। लेजिस्लेटिव, इमरजेंसी रोज थोड़ना आती है, ऐसे ही जुडिशियल पावर, माफी रोज थोड़ना देनी है अपन को। तो यस, माइनॉरिटी लेवल में, माइनॉरिटी लेवल में ये सारे काम प्रेसिडेंट कर सकता है, लेकिन मेजोरिटी लेवल में वो कौन से काम करता है, दैट वाज, याद रहेगा। तो इसलिए आपकी जो बुक में पावर ऑफ प्रेसिडेंट की जो हेडिंग दे रखी है ना, उसका आर्टिकल 53 सबसे पहले क्या बोलता है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। इसमें मैंने क्या लिख दिया है, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर। मेन रोल इसका एग्जीक्यूटिव का है, पूरे टाइम जो उसके डिसीजंस होते हैं एग्जीक्यूशन को लेके होते हैं, इसलिए उसे हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर बोला जाता है। ठीक है, उसके अलावा भी वो बहुत सारे काम करता है। उसके अलावा वो मिलिट्री, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के भी काम करता है, और मेन काम तो इसका यही है। क्या कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब थोड़ा सा रुक जाएंगे, रुक जरूर एक मिनट। ये बच्चे, ये ऑर्डिनेंस दिख रहा है, नेक्स्ट टॉपिक, ये ऑर्डिनेंस वही मैंने जो आपको बताया। ठीक है, कल और डिटेल में बताऊंगी। यहाँ पे ये सभा समाप्त करें।